क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप डी लेटर को लेते हैं और इसे कहानी के शीर्षक के सामने रखते हैं तो अचानक से ये एक नया शब्द बन जाता है। आप कहेंगे ये संयोग है, लेकिन जब आप वही डी लेटर को लेते हैं और इसे एनियस लॉबी के सामने रखते हैं, जो कि वैसे तो कोई भी सेंस नहीं बनाता, लेकिन डी लेटर लगाते ही अचानक से इंग्लिश लैंग्वेज का एक नया शब्द बन जाता है, डेनीज। हाँ, मुझे पता है, मेरा भी दिमाग उड़ गया था। तो अब जब मुझे ये पता चल चुका कि आप ये वीडियो अंत तक देखने वाले हो, तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा कि कैसे जापानीज एंड फॉरेन वन पीस कम्युनिटी ने मुझे कन्विंस किया कि एंशिएंट किंगडम जाया का पार्ट है और अब ये एनियस लॉबी में समुद्र के नीचे है, और कैसे स्काइपिया एंड ड्रेसरोसा आर्क में हमें ये बताया जा रहा था कि वर्ल्ड सेंचुरी के दौरान क्या हुआ। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप भी वैसे ही चूतियों की तरह से हंसेंगे जैसे कि मैं हंस रहा था जब मुझे पता चला कि हम जो कुछ भी अभी तक 1000 एपिसोड्स में खोज रहे थे वो जस्ट हमारे सामने है। शायद रॉजर इसीलिए इतना हंस रहा था। सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ प्ले सुपर के एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेजी वन पीस थ्योरी के बारे में। ना इससे पहले कि आप अपना हाथ कीबोर्ड पे मारने लगो कि मैंने ये वीडियो कॉपी की है फ्रॉम ए फॉरेन यूट्यूबर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स ये वीडियो रिव्यू है ओहारा की फैन थ्योरी का, जो कि उसने यूडेरॉन से उठाई है। ये ओहारा की ओरिजिनल फैन थ्योरी नहीं थी, ये किसी और की थी जिसे ओहारा ने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ओरिजिनली ये फैन थ्योरी सिर्फ जापानीज कम्युनिटी में फेमस थी, क्योंकि यूडेरॉन एक जापानीज वन पीस यूट्यूबर है और इस दुनिया में किसी भी नॉन जापानीज लोगों को इस थ्योरी के बारे में नहीं पता था जब तक ओहारा ने इंग्लिश में वो वीडियो नहीं लेके आई। तो इसीलिए ओहारा से इंस्पायर होकर मैं भी ये सिमिलर वीडियो हिंदी कम्युनिटी में लेके आना चाहता हूँ। सो अब जब इस वीडियो का टाइटल क्लियर हो गया है, प्लीज कीबोर्ड पे कॉपी मत पेलना, वरना मैं और कोई इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं बनाऊंगा। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो चैप्टर नंबर 253 में हमें ये पता चला था कि स्काइपिया का जो अपर यार्ड है वो जया का एक पार्ट हुआ करता था, और जब आप इन दोनों मैप्स को एक साथ में लेके आते हो तो ये एक बहुत बड़ा सा जायंट स्कल शिप का आइलैंड बनाते हैं, जिसमें से जो मॉडर्न जया है वो उस स्कल के दांत का पार्ट था और जो गोल्डन सिटी ऑफ शैंडोरा है वो उसकी राइट आई थी। लेकिन जब आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आप ये भी नोटिस करोगे कि लेफ्ट साइड में एक जगह खाली है जहाँ पे दूसरी आंख हो सकती थी। एंड सच में ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं पड़ा। मैंने भी जितने लोगों से वन पीस के बारे में डिस्कशन की थी अबाउट स्काइपिया, वहाँ पे किसी का भी इस बारे में ध्यान नहीं पड़ा था कि जया आइलैंड पे एक और जगह खाली है जहाँ पे दूसरा आंख हो सकता था। और इसी के साथ आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कि इस पर्टिकुलर आइलैंड पे एक चीज मिसिंग है, एक पीस मिसिंग है, यानी कि वन पीस मिसिंग है। एंड हो सकता हो बीइंग पार्ट ऑफ जया आइलैंड शायद ट्रू नेचर हो वन पीस का। एंड इसी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे स्काइपिया सबसे चूतिया नहीं बल्कि सबसे भयंकर आर्क था पूरे स्टोरी का। एंड ऑब्वियसली लूफी के चूतिया से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से सबने उस आर्क को इग्नोर कर दिया। एक चीज जो आपको काफी ज्यादा यूनिक लगेगी इस फैन थ्योरी में कि कैसे ओडा सेंसे वर्ड्स के साथ खेलना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल वन पीस को लिटरली वन पीस पढ़ा जाता है जापानीज में, लेकिन क्या आपको पता है इस टाइटल का एक एक्चुअल जापानीज फ्रेज है, और ये फ्रेज कुछ ऐसे है, हितो सुनागी दाई ही हो, जिसका मतलब है वन पीस ऑफ ग्रेट ट्रेजर। यहाँ पे वन पीस का मतलब एनिमे का टाइटल नहीं, वन पीस मतलब लिटरल इंग्लिश वर्ड, यानी कि एक ग्रेट ट्रेजर का एक टुकड़ा। लेकिन एक चीज और है, अगर आप गूगल ट्रांसलेट जापानीज टू इंग्लिश खोलोगे और वहाँ पे जापानीज वाले सेक्शन में टाइप करोगे हितो, तो हितो का मतलब होता है मैन। और जब आप इसी कांजी और हिरंगाना का यूज करके हितो सुनागी लिखोगे तो आपको जो ट्रांसलेशन मिलेगा वो होगा कनेक्टिंग पीपल, जो कि लोगों को कनेक्ट करता है, जो कि ऑफ कोर्स वन पीस का प्लॉट है। सो वापस आते हैं जया आइलैंड पे। तो जैसा कि आपको पता है कि 400 साल पहले नॉकअप स्ट्रीम की वजह से जो अपर यार्ड है वो स्काइपिया में ऊपर चला गया था। तो उसी तरह से सिमिलरली शायद 800 साल पहले एंशिएंट वॉर के वक्त, यानी कि वर्ल्ड सेंचुरी के वक्त, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जया आइलैंड का लेफ्ट आई वहां से निकाल कर कहीं और रीएलोकेट कर दिया था, जिसे अगर हम मैप में देखें तो ये थियोरेटिकली पॉसिबल लगता है। एक सिटी राइट आई में, एक सिटी लेफ्ट आई में, जिसकी वजह से ये पूरा आइलैंड एक एंशिएंट किंगडम जैसा लगेगा। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सारी बातों का प्रूफ क्या है। वेल, बहुत सारे हैं। सबसे पहले इस सीरीज का नाम वन पीस, और इस मैप में एग्जैक्टली एक पीस मिसिंग है। तो अगर हम लॉफ्टेल को वन पीस यानी कि एक पीस माने जो कि एंशिएंट किंगडम से गायब हो गया था, तो ये पीस उस आइलैंड में फिट हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद पूरे एनिमे में ऐसे काफी सारे हिंट्स हैं जहाँ पे हमें लेफ्ट आई या तो हिडन दिखेगा या तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। स्टार्टिंग के लिए कवर ऑफ वॉल्यूम नंबर 27 लूफी ने अपनी लेफ्ट आई को बंद किया हुआ है, और यही सेम चीज हमने नोटिस किया रॉबिन के साथ वॉल्यूम नंबर 24 में। ऑल्सो हमने एनिमे में देखा कि कैसे पेड्रो के पास अपनी लेफ्ट आई नहीं थी। लेफ्ट आई पे शैंक्स का निशान, लूफी का निशान, जोरो का स्कार और डोफ्लामिंगो का जॉली रॉजर यानी कि उसका लोगो। और नोटिस करने वाली बात यह है कि डोफ्लामिंगो एक फॉर्मर सेलेस्टियल ड्रैगन था और उसके लोगो में स्कल का जो लेफ्ट आई है उसे लिटरली काट दिया गया है।
अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको लग रहा होगा ओके ये सारी चीजें हैं जो कि हम नोटिस कर सकते थे, पर क्या ये इनफ है? तो मेरा आंसर है नहीं, हमारे पास अभी और भी बहुत कुछ है कवर करने को, हम बस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं अभी। सो स्काइपिया आर्क में जितने भी वॉल्यूम्स थे या जितने भी उस स्टोरी को बिल्ड करने वाले आर्क्स थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उसमें हमें काफी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे। फॉर एग्जाम्पल हम वन पीस के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ब्लैक बियर्ड से मिले थे और उससे हमने सीखा था कि सपने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने बेलेमी और डोफ्लामिंगो को भी देखा था जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो एंड ओवरऑल एनिमे के भी काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। हमने शैंक्स और व्हाइट बियर्ड के बीच में मीटिंग देखी थी, उनका क्लैश देखा था, एज वेल एज एस और बगी की मीटिंग भी देखी थी और ये सभी कैरेक्टर्स बहुत ही क्लोज थे रॉजर के। एंड बाय द वे रॉजर ने ही डिसाइड किया कि हम एक मैसेज एक पॉलीग्लिफ पे छोड़ देंगे जो कि शैंडोरा में होगा, यानी कि स्काइपिया आउट ऑफ ऑल प्लेसेस। मतलब रॉजर के दिमाग में उस टाइम पे क्या आया होगा, हम ये मैसेज उस जगह पे छोड़ेंगे जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वन पीस वर्ल्ड उन्हें पता भी नहीं होगा कि ऐसा एक आइलैंड एग्जिस्ट करता है, द स्काई आइलैंड। Just think about it. But guys, listen me. We are still missing one of the most important character of this arc, Mont Black Noland. अगर आपको नहीं पता Noland कौन है तो guys, I think you should watch Skypiea arc once more, क्योंकि Noland is a very important character and one of the most interesting character with a good back story जो कि उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि प्री टाइम स्किप के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड एक्चुअली मैंने ये चीज प्रॉपर्ली नोटिस नहीं की थी जब तक मैंने ओहारा की वीडियो नहीं देखी थी कि Noland एक्चुअली में रॉजर का डायरेक्टली पैरेलल है और इन दोनों कैरेक्टर्स का कनेक्शन हमें काइंड ऑफ हिंट देता है कि कैसे जाया एंशिएंट किंगडम था और लाफ टेल उसका एक मिसिंग पार्ट। अगर आप नोलैंड के कैरेक्टर को थोड़ा ध्यान से स्टडी करोगे, उस पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नोलैंड इज बेसिकली रॉजर, मतलब वो रॉजर का एक इन्वर्टेड फॉर्म है। नाउ मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने इन्वर्टेड बोला ना कि ऑपोजिट, दोनों में थोड़ा फर्क है। आई मीन लिटरली बोलूं तो थोड़ा फर्क मैं मानता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर नोटिस करोगे तो नोलैंड एंड रॉजर काफी सेम थे, दोनों ही बहुत ही पावरफुल थे और उन्हें फ्रीडम के साथ एडवेंचर करना पसंद था। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैनल पे या फिर आपने ये एनिमे में नोटिस किया होगा कि नोलैंड एक्चुअली में वॉइस ऑफ द बेल सुन पा रहा था जो कि उधर स्काइपिया पे बज रही थी। एंड इसी से हमें एक काइंड ऑफ हिंट मिलता है कि लूफी, रॉजर एंड मोमो की तरह से ही उसके पास भी वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स थी। एंड इन दोनों कैरेक्टर्स ने बहुत ही लेजेंडरी प्लेसेस खोजे थे। जहाँ नोलैंड ने शैंडोरा खोजा था वहीं रॉजर ने लाफ टेल। आपको भले शैंडोरा उतना इंपॉर्टेंट आइलैंड ना लगता हो, ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी सीरीज वन पीस के अराउंड बनी हुई है, यानी कि लाफ टेल के अराउंड बनी हुई है। बट ट्रस्ट मी गाइस, एक ऐसे सीरीज में जहाँ पे लोग पायरेट्स हैं, जहाँ पे सभी को ट्रेजर खोजना है, वहाँ पे अगर आप एक सिटी ऑफ गोल्ड खोजते हो तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप ये भी देखो कि कैसे दोनों ही बिना एविडेंस के आए थे और दोनों को ही डेथ सेंटेंस दिया गया था। अगर आप इस तरह से देखोगे तो ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत सिमिलर हैं। अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं जहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के इन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जहाँ पे नोलैंड को लायर बोला गया अपनी डिस्कवरी के लिए, वहीं रॉजर की बात सुन के एक न्यू एरा ऑफ पायरेट्स बन गया। जहाँ पे नोलैंड अपनी डिस्कवरी पे वापस जाने का रास्ता नहीं जानता था, यानी कि शैंडोरा में वापस जाने का उसे रास्ता नहीं पता था। वहीं रॉजर को लाफ टेल तक जाने तक का रास्ता पता था। जहाँ अपने आखिरी समय पे नोलैंड रो रहा था वहीं रॉजर मुस्कुरा रहा था। एंड नोलैंड ने इवन सच भी बोला कि सिटी ऑफ गोल्ड रियल है, वो एग्जिस्ट करता है, पर वहीं रॉजर ने झूठ बोला या फिर हमें क्लियरली ये नहीं बताया कि वन पीस किस बारे में है, क्योंकि ऑब्वियसली वन पीस एक ऐसा ट्रेजर है विच इज नॉट अबाउट गोल्ड। लेकिन इन सारी बातों का पॉइंट क्या बन रहा है, इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करने का क्या मतलब है? वेल, मेरी एक बात सुनो, अगर इन सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करें तो क्या हम ये कंक्लूजन बना सकते हैं कि नोलैंड ने राइट आई वाली सिटी खोजी थी, वहीं रॉजर ने शायद लेफ्ट आई वाली सिटी खोजी हो? मेक सेंस राइट? अच्छा ठीक है, एक बात और सुनो, याद है कैसे बेलेमी ने सभी का मजाक उड़ाया था, जितने भी लोग सपने देखते हैं, और बोला था कि सपने देखने का टाइम अब खत्म हो चुका है। उसने स्पेशली दो चीजों को टारगेट किया था और इन दोनों को डेल्यूजन बोला था, द गोल्डन सिटी ऑफ सैंडोरा एंड वन पीस। और ये कितना आयरॉनिक है कि जब ये आर्क खत्म हुआ तो लूफी ने लास्ट में गोल्डन बेल बजाया था, ये प्रूव करते हुए कि गोल्डन सिटी एग्जिस्ट करता है और वो वहीं पे था। तो क्या ये चीज आयरॉनिक नहीं है कि वन पीस द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्रीम्स ठीक उसी जगह पे होता होगा जहाँ पे बेलेमी ने इन दोनों प्लेसेस का मजाक उड़ाया? मतलब अगर शैंडोरा एग्जिस्ट करता है और अब वो पार्ट ऑफ जाया नहीं है, तो उसी तरह वन पीस भी एग्जिस्ट करता होगा और अब वो भी पार्ट ऑफ जाया नहीं है। एंड इवन रॉबिन, द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ वन पीस, उसने भी ये बात बोल दी थी कि शैंडोरा ने पास्ट में एनिमीज के अगेंस्ट फाइट किया था। और अगर हम रॉबिन की बात सच मान लें तो ये चीज तभी पॉसिबल है, यानी कि शैंडोरा ने तभी एनिमी के अगेंस्ट फाइट किया होगा अगर वो एंशिएंट किंगडम का पार्ट होगा। बट यहाँ पे एक चीज ये भी नोटिस करो कि शैंडोरा तो जाया का एक पार्ट हो सकता है, तो यानी कि मेन फाइट जाया आइलैंड पे हुई होगी और बाद में शैंडोरा का पार्ट उड़ के स्काइपिया में आ गया होगा। ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हम
हम भूल नहीं सकते, और वो ये है कि पॉनिग्लिफ्स पे जो यूज होने वाली लैंग्वेज है वही सेम लैंग्वेज शैंडोरा के बिल्डिंग्स पे लिखी हुई है, यानी कि वो वहाँ का रेगुलर राइटिंग सिस्टम हुआ करता था। जिस टाइम पे हमने स्काईपी आर्क देखा था, हो सकता हो हमने इस चीज को उतना ध्यान ना दिया हो, इस चीज को उतना नोटिस ना किया हो, बट जरा इसे इस नजर से देखो कि हमने ये पर्टिकुलर लैंग्वेज पॉनिग्लिफ्स के अलावा और कहीं भी नहीं देखा है, और सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो इस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं एंड डिकोड कर सकते हैं। तो सिर्फ इसी एक लाइन से ये ऑब्वियस हो जाता है कि स्काईपिया आर्क कितना इंपॉर्टेंट आर्क था। अच्छा, अब तो हमें ये भी पता है कि आखिर पॉनिग्लिफ्स किसने बनाया था, द कोजुकी क्लैन। नाउ जो लैंग्वेज पॉनिग्लिफ्स पे यूज की जाती है वही सेम लैंग्वेज बहुत ही कैजुअली शैंडोरा में भी यूज की जाती है, और हमें ये भी पता है कि कोजुकी क्लैन ने पॉनिग्लिफ्स सिर्फ एंशिएंट किंगडम के लिए बनाया था। तो क्या इन बातों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि शैंडोरा एंशिएंट किंगडम का पार्ट हुआ करता था? तो हमने अभी रिसेंटली हुजू के मुंह से सन गॉड नीका के बारे में सुना था। नाउ नीका एक एंशिएंट टाइम का वॉरियर था। मैं उसे वॉरियर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उसका आउटफिट देख लो, वॉरियर ऐसे ही होते हैं। नाउ नीका का नाम लेने से वर्ल्ड गवर्नमेंट आपको तुरंत निपटा देगी। एंशिएंट वॉरियर जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का दुश्मन है, यानी कि ऑब्वियसली एंशिएंट किंगडम का पार्ट। इसीलिए स्काईपिया आर्क में हमें नीका का रेफरेंस काफी हेवीली देखने को मिला। इवन लूफी ने भी एक पोस्ट किया था जो कि बिल्कुल नीका जैसा लग रहा था। ऑल्सो अगर आप लाफ का जापानीज ट्रांसलेशन निकालोगे, जो कि निकालना बहुत हार्ड होता है अगर आप गूगल ट्रांसलेट के भरोसे हो। मुझे नेटिव जापानीज आती नहीं, मुझे पता नहीं उसे कैसे लिखते हैं, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसका लिटरल मीनिंग निकाला, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे ओहारा की बातों को क्रॉस चेक करना था। तो मैंने डाला एंड उसका आंसर आता है नीका वराओ। यानी इससे हम एक चीज ये भी क्लियर कर सकते हैं कि जो नीका वर्ड है वो लाफ से रिलेटेड है, एंड जॉय बॉय का तो यही मतलब ही है कि जो इंसान हमेशा हंसता खेलता रहता हो। तो क्या ये दोनों नाम आपको सिर्फ एक ही इंसान की तरफ पॉइंट करते हुए नहीं लग रहे हैं? ऑल्सो जिस तरह से लूफी नाच रहा था, क्या आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि हो सकता हो पास्ट में नीका या जॉय बॉय भी इसी तरह से नाचते होंगे? और क्योंकि जॉय बॉय उस टाइम पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर होगा, काफी फेमस आदमी होगा, तो हो सकता है उस ट्रेडिशन को 800 साल पहले से लेकर अभी तक फॉलो किया जा रहा है, और उसी सेम पोज में हमने लूफी को भी नाचते हुए देखा। मतलब मेरा सिंपली कहने का मतलब ये है कि 800 साल पहले नीका इसी तरह से नाचता होगा या इसी तरह से कुछ करता होगा, आई मीन फाइटिंग वगैरह जो भी है। और क्योंकि उसने बहुत बड़े काम किए थे, लोगों की बहुत हेल्प की होगी, तो इसीलिए उसका वो पोज सेलिब्रेशन के लिए फेमस हो गया होगा, और उसे 800 साल पहले से लेके अब तक फॉलो किया जा रहा है। और ये चीज तभी पॉसिबल है कि अगर जया पहले एक बहुत बड़ा किंगडम हो और ये कैरेक्टर एक्टिवली वहीं रहता हो। अरे हाँ, सन गॉड नीका से याद आया सन, लेकिन सिर्फ सन ही ऐसा नहीं है जो किसी स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार स्टोरी में मून का भी अपीयरेंस देखा है, वो भी काफी बड़े स्केल पे। नाउ सन एंड मून ऑब्वियसली हर माइथोलॉजी में साथ साथ रहते हैं। फिर चाहे आप इंडियन माइथोलॉजी उठा के देख लो, सुबह हम सूरज की पूजा करते हैं और फुल मून की भी हम पूजा करते ही हैं। जो आइलैंड यानी कि मिंग ट्राइब जो कि एंशिएंट किंगडम के एलाइज थे, उनके पास भी अलग अलग गार्डियंस थे, दिन के लिए और रात के लिए, नेकोमामुशी एंड इनियोराशी रेस्पेक्टिवली। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि जाया आइलैंड के जो राइट वाली आई है वो सिटी ऑफ सन हो और जो लेफ्ट वाली आई है वो सिटी ऑफ मून हो? पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ओहारा की थ्योरी गलत हुई। मैं बताता हूँ कैसे। जो आई है यानी कि वो है शैंडोरा वाला पार्ट, एंड शैंडोरा एक संस्कृत टर्म से उठाया गया है जिसका नाम है चंद्र, यानी कि शैंडोरा सिटी ऑफ मून है। तो उसी तरह से अगर लाफ्टेल भी जाया का पार्ट हुआ तो वो सिटी ऑफ द सन होगा, उसी जगह पे जहाँ पे सन गॉड नीका एके जॉय बॉय रहता था, जिसका ट्रेजर है वन पीस जो कि लाफ्टेल में ही है। एंड क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप लाफ्टेल को डिस्कवर करो, आप वन पीस का ट्रेजर उठाओ, इसीलिए सन गॉड नीका का नाम लेने से ही वर्ल्ड गवर्नमेंट आपको तुरंत खत्म कर देगी। नाउ आई गेस मेरी ये वाली थ्योरी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेंस बनाती है। वैसे आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, तियोतिहुकान करके मैक्सिको में एक रिलीजियस जगह है जहाँ पे एक पिरामिड ऑफ सन है एंड एक पिरामिड ऑफ मून है। लेकिन अगर हम इसे इस डायरेक्शन से देखें कि जिस तरफ से सन उगता है, यानी कि ईस्ट के डायरेक्शन से अगर हम इसको देखेंगे, तो पिरामिड ऑफ द मून हमारे जया वाले मैप में वहां फिट होगा जहाँ पे शैंडोरा है, और पिरामिड ऑफ सन वहां फिट होगा जो कि खाली जगह है, जो कि प्रॉब्ली लाफ्टेल हो सकता है। तो ये एक चीज और थी जो कि ओहारा के फैन थ्योरी में नहीं थी। ऑल्सो शैंडियन कल्चर का जो लोगो है वो भी वानो के कोजुकी क्लैन से बहुत ज्यादा सिमिलर है। और इसी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 269 में एक कलर स्प्रेड है जहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि लूफी और उसकी क्रू एक ऐसी जगह बैठी है जो कि दिखने में बिल्कुल वानो जैसा लगता है, और वहाँ के आसपास जो बर्ड्स हैं वो एकदम कोजुकी क्लैन के क्रेस्ट में जो सिंबल है उसके अंदर जो बर्ड्स हैं बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। और आप ये भी नोटिस करो कि कोजुकी क्लैन के क्रेस्ट में क्रॉस बोन्स हैं, लेकिन वहाँ पे कोई स्कल नहीं है। मेरा मतलब कि अगर कोजुकी क्लैन में वो बर्ड वाला पार्ट निकाल के एक स्कल लगा दिया जाए तो वो बिल्कुल एक पायरेट लोगो जैसा दिखने लगेगा। वैसे ये पर्टिकुलर कवर पेज चैप्टर नंबर 269 का है। जानते हो चैप्टर नंबर 268 का लास्ट पैनल क्या है? बहुत बड़ा सा शैंडोरा का पैनल। कोइंसिडेंस? I think not.
याद है शैंडोरा में रॉबिन ने क्या ट्रांसलेट किया था उस पिलर से? हम वो लोग हैं जो कि ग्रेट बेल के रिवर्बरेशन पे हिस्ट्री लिखते हैं। नाउ क्लियरली कौन लिख सकता है ऐसा? हम सभी को पता है, द कोजुकी क्लैन। ऑल्सो बिंग साके वाले सॉन्ग में भी एक लाइन थी, इसका मतलब गुड बाय हार्बर ऑफ स्पिनिंग विलेज। नाउ स्पिनिंग विलेज का मतलब एक ऐसा विलेज जो कि गोल गोल घूम सकता है। नाउ अगर आपको पता हो तो शैंडियस जो है वो मून से जय आइलैंड पे आए थे, वो भी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। तो आई गेस उतने ओल्ड टाइम में सिर्फ वही केपेबल होंगे ऐसा कोई विलेज बनाने के, और इसीलिए ये सभी परफेक्ट एडिशन हो सकते हैं एंशिएंट पावरफुल किंगडम के। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो ऑन पार्ट 1 ऑफ ओआरआर's फैन थ्योरी। ये वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड एक साथ ही की थी, पर मैं इसे अपलोड 2 पार्ट में करूंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं एंड इफ यू रियली एंजॉय माय कंटेंट, माय नरेशन एंड द वे आई प्रोड्यूस माय वीडियोस, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए यूपीआई आईडी पे डोनेट कर सकते हो। 5, 10, 15 जो भी आप करोगे, आई विल ग्रेटली अप्रिशिएट दैट। एंड अगर आपको ये डोनेशन वाला चूतिया आप नहीं समझ में आ रहा, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप हमारी एक वीडियो देखो, हाउ टू सपोर्ट योर पायरेट्स। वहाँ पे मैंने डिटेल में अपनी और अपने टीम की सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है एंड ये भी एक्सप्लेन किया कि हाउ बैडली वी नीड योर सपोर्ट। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि आप पार्ट 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के दीवाने हैं, और जो नहीं है उनके साथ भी शेयर कर देना। और ऐसे और भी कई सारे मस्त वन पीस कंटेंट को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वाली वन पीस की वीडियो पसंद आए तो हमारी और भी कई सारी वन पीस के वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So guys, till the next video, play on.